हाँ जी बच्चों, आज है हमारी 5th क्लास एफएम की और स्टार्ट करेंगे आज हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 4 ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दिए गए थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में कोई दिक्कत आई है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 फोर्थ में कोई प्रॉब्लम आया? फोर्थ में हमको आईआरआर मेथड लगाना था। चलिए मैं पहले आपको फोर्थ वाला ही क्वेश्चन करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हमको करने का है। A company issued 20,000 10% debentures of rupees 100 each on 1/4/2015 to be redeemed on 1/4/2020 at rupees 105. Okay. Compute the cost of existing debenture using the IRR method assuming 35% is the tax rate. Okay. करते हैं अपन सॉल्व इसको। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। सर इस क्वेश्चन में हमने 20,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑफ रुपीज 100 ईच। दैट मीन्स कि सर हमारे पास 20 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं और 20 लाख का 10% हमारा कॉस्ट आएगा, यानी कि 2 लाख रुपए। और इसमें हमको टैक्स सेविंग मिलेगी, तो हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी आफ्टर टैक्स सेविंग वो आ जाएगी सर 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.35। तो आपको 2 लाख का मल्टीप्लिकेशन 0.65 से कराना है, जो कि हो जाएगा सर 1,30,000, राइट। 1,30,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी आफ्टर टैक्स सेविंग्स। अब आपको क्या करना है सर? अब आपको ये पता करना है कि आपके पास कितना कैश फ्लो हुआ ईयर 0 से लेकर रिडम्पशन की डेट तक। ईयर 0 से लेकर रिडम्पशन की डेट तक आपके पास कितना कैश फ्लो हुआ। तो सर हमने ईयर 0 के अंदर 20 लाख रुपीस रिसीव हुए हैं डिबेंचर्स को इशू करके, और हम आने वाले 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 हम ईयर 1 to 5 इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। टैक्स सेविंग के बाद हमारी ये कॉस्ट आएगी 1,30,000 और 5th ईयर में हम इन डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे 105 पे। तो आपका जो रिडम्पशन होगा वो होगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, यानी कि आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा 20,000 इंटू 105, 21 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो 5th ईयर में आपका आउटफ्लो जो हो जाएगा वो 21 लाख रुपीस का हो जाएगा। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे जिससे हमको ये आइडिया मिल जाए कि हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है। तो फॉर्मूला होता है KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस IV डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस IV डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी आएगी 10 रुपए की, 1 माइनस 0.35, रिडम्पशन होना है 105 पे, इशू वैल्यू है 100 रुपए की, लाइफ है आपके पास 5 साल की, रिडम्पशन वैल्यू है 105, इशू वैल्यू है 100, इसका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर ये आपके पास आएगा 6.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 102.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज, इसको अगर हम सॉल्व कर लें
तो 7.5 डिवाइडेड बाय 102.5 इंटू 100, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 7.31%। इसका मतलब हमारा जो IRR होगा वो 7% के आसपास होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालने हैं एट 7%। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है हमेशा। अब हमें 1 to 5 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम करना है। आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया है और आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या करा रहा हूं। तो मैंने आप लोग को ये सम निकालना सिखाया था। मैंने आपसे बताया था 1 को डिवाइड करवाइएगा 1 प्लस रेट से, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, इसे मेमोरी में डाल देना। इक्वल्स टू 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और 5th ईयर का पहले नोट कर लेना 0.713, और फिर मेमोरी रिकॉल करके सम फाइंड कर लेना। सम आ रहा है आपके पास 4.100। मैं एक बार सेकंड चेक कर लेता हूं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। एक सेकंड चेक कर लेता हूं अपने कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 2, 3, 4 और 5, जी बिल्कुल सही है 4.100। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे 7% के हिसाब से। तो 20 लाख का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपके पास 20 लाख आएगा, और फिर आप 1,30,000 का मल्टीप्लाई 4.100 से करेंगे तो आपके पास 5,33,000 आएगा, और ये 5,33,000 नेगेटिव का आएगा। और 21 लाख का मल्टीप्लाई 0.713 से करेंगे तो आपके पास 14,97,300 आएगा, और ये भी सर नेगेटिव का आ रहा है। अब अगर आप टोटल करेंगे 5,33,000 माइनस 20 लाख तो आपके पास 30,300 की नेगेटिव एनपीवी आ रही है। और IRR में आपको वो रेट चाहिए होता है जहां पर आपका एनपीवी 0 आए। तो यहां नेगेटिव आ रही है तो मैंने रेट बढ़ाया 9% पे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ईयर 0 का तो 1 ही होगा, और मैं कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं फिर से। 1 को डिवाइड करेंगे 1.09 से, जो रिजल्ट आएगा उसे m प्लस में डाल देंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे, m प्लस 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल और 5 साल, लास्ट ईयर का आ रहा है 0.65, और MRC कर देंगे तो पहले 5 साल का आ रहा है 3.889। अब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 20 लाख का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सर 20 लाख आ जाएगा, और 1,30,000 का मल्टीप्लाई 3.889 से करेंगे तो हमारे पास 5,05,570 का नेगेटिव आ जाएगा, और 21 लाख का हम मल्टीप्लाई 0.650 से करेंगे तो हमारे पास 13,65,000 आ जाएगा, प्लस 5,05,570 माइनस 20 लाख। तो आपके पास 1,29,430 का 1,29,430 का पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है। सर हमें एक डाउट ये हो रहा है कि आपने ये 9% कैसे ले लिया। आपका आंसर तो 7% के आसपास आ रहा था, तो एक आपने 7% लिया तो दूसरा आपने 9% क्यों ले लिया बच्चे? ताकि मुझे एक पॉजिटिव एनपीवी मिल जाए। मैं 8% पे भी निकाल सकता था, मैं 7.5% पे भी निकाल सकता था, लेकिन टू बी श्योर कि मेरा आंसर एक बार में आ जाए, मुझे बार बार ट्रायल ना करने पड़े, इसलिए मैंने 2% का डिफरेंस ले लिया। अब मैंने जो 2% का डिफरेंस लिया है, ये 2% का डिफरेंस अभी फॉर्मूले में पुट करके इसको हम नलीफाई कर देंगे। हमें IRR का फॉर्मूला यूज करना है। IRR का फॉर्मूला क्या होता है सर? IRR का फॉर्मूला होता है, जो लोअर रेट आपने यूज किया है उसको पकड़िए, जो एनपीवी आपके पास लोअर रेट पे आ रही है उसको पकड़िए, डिवाइड करवाइए
जो एनपीवी आपके पास लोअर रेट पे आई है माइनस जो एनपीवी आपके पास हायर रेट पे आई है, और इसका मल्टीप्लिकेशन सर आप डिफरेंस इन रेट से करवा दीजिए। ठीक है सर, तो लोअर रेट हमने पकड़ा था सर 7। ध्यान दीजिएगा मैं परसेंट नहीं लिखता हूं, मैं सिर्फ 7 लिखता हूं, तो आप भी सिर्फ 7 लिखिएगा। एनपीवी एट लोअर रेट आपकी नेगेटिव में आ रही थी 30,300 की, डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 30,300 माइनस पॉजिटिव का 129,430, लेकिन माइनस माइनस का साइन है तो आपस में उसने प्लस ही होना है, और डिफरेंस इन रेट है 9 माइनस 7। डिफरेंस इन रेट है 9 माइनस 7। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7 प्लस माइनस 30,300 डिवाइडेड बाय माइनस 159,730 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 30,300 को डिवाइड करा दीजिए 159,730 से, 2 से मल्टीप्लाई करिए और बाद में 7 से ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 7.379%, और इसको आप चाहो तो अप्रॉक्सीमेट में 7.38% भी ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है अगर आपने 8% पे सॉल्व किया हो तो आपका 0 पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस आ रहा हो, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका 0.39 आ रहा हो, या फिर हो सकता है आपका 0.37 आ रहा हो, तो उसे हम कंसीडर कर लेंगे, वो आपका आंसर सही है। मतलब डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस में अगर दिक्कत है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, चल जाएगा। राइट, बताइए जी किसका सही आंसर आ रहा था, किसका सही आंसर आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 था ये, और किसका किसका सही आंसर निकला है? जल्दी से बता दो बच्चों, किसका किसका सही आंसर आया है? इंदु जी आवाज आ रही है? सुप्रीत नो वरीज, आपने 10% भी लिया होगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा होगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली आपका सेम आ रहा होगा। 10% भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने राउंडिंग ऑफ में ज्यादा फर्क कर दिया होगा, आपने राउंडिंग ऑफ में ज्यादा फर्क कर दिया होगा। 3 डेसिमल्स तक फिगर ली थी आपने? हाँ देखा, तो कोशिश करिए 3 डेसिमल्स तक फिगर लीजिए। मैंने देखिए हर बारी 3 डेसिमल्स तक फिगर ली हैं। आप जितना एक्यूरेट फिगर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप 2 डेसिमल्स तक पीवीएफ ले रहे हो तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, हमेशा कोशिश करिए कि 3 डेसिमल्स तक या फिर 4 डेसिमल्स तक ले लीजिए पीवीएफ। 3 डेसिमल्स तक एप्ट है, लेकिन अगर आप और एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो आप 4 डेसिमल्स तक भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 दिया था। 8 में एबीसी लिमिटेड ने इशू करे हैं 14% परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द करंट प्राइस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज ₹100। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल फॉर एबीसी? परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है सर? यहाँ पे परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है मेरे बच्चे यहाँ पर कि ये इररिडीमेबल है। परपेचुअल का मतलब क्या हुआ? परपेचुअल का मतलब हुआ कि ये प्रेफरेंस शेयर्स अभी इररिडीमेबल है। राइट, तो आपके पास 14% के इररिडीमेबल डिवेंचर है, 100 रुपए ईच के, करंट प्राइस भी है 100 रुपए का। आपको बताना है कि आपका केपी कितना आएगा। तो केपी का फॉर्मूला कितना होता है सर? केपी का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100।
तो अगर मैं ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूं कि आपका करंट प्राइस जो है वो 100 रुपए का है, तो उस केस में आपका जो केपी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 14% का डिविडेंड है, 14/100 इंटू 100 दैट इज 14%, राइट। इसके बाद अगर वो कह रहा है कि आपका मार्केट प्राइस 90 रुपए का हो गया, तो करंट प्राइस अगर आपका 90 रुपए का हो गया तो केपी का फॉर्मूला, डिविडेंड तो सर फेस वैल्यू पे जाएगा, वो तो 14 ही रहेगा, लेकिन आपकी जो नेट प्रोसीड्स होंगी वो अब 90 की हो जाएंगी। तो 14/90 इंटू 100, 14 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 15.56%, राइट। और कह रहा है कि अगर आपका करंट प्राइस 120 का हो जाएगा तो क्या होगा, अगर करंट प्राइस 120 का हो जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, बिल्कुल बेसिक होता है प्रेफरेंस। तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए डेब्ट, इक्विटी और प्रेफरेंस में सबसे आसान क्या है, तो सर सबसे आसान है प्रेफरेंस, 11.67%, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई ने इशू करे हैं 2000 के 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर से क्वेश्चन नहीं बता रहा कि रिडम्पशन कब होगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे सर, इसे हम मान लेंगे इररिडीमेबल। 10% का प्रेफरेंस शेयर है यानी कि डिविडेंड निकलेगा 10 रुपए का, तो आपका केपी का फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज डिविडेंड आप दोगे 10 रुपए का, नेट प्रोसीड्स आएंगी आपके पास 95 रुपीज की, मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 10.52%, राइट। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रुपए की ब्रोकरेज एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास ब्रोकरेज एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा सर, अगर ब्रोकरेज एग्जिस्ट कर रही है 2 रुपए की, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगी 10 डिविडेंड डिवाइडेड बाय 95 माइनस 2, 2 रुपए ब्रोकरेज के कट जाएंगे, मतलब कि आपकी जेब में केवल 93 रुपीज ही आएंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 10.75%। अब इसके बाद मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 10, सर भगा रहे हो, भगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोग के आ गए होंगे। अ कंपनी इशूड 40,000 12% redeemable preference share of ₹100 each at a premium of ₹5 each, redeemable after 10 years at a premium of 10 each. The flotation cost of each share is ₹2। चलो इस क्वेश्चन के पहले फैक्ट्स लिख लेते हैं कि आपकी इशू वैल्यू क्या है। सर आप इसे इशू कर रहे हो 5 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि आपको 100 रुपए का शेयर का वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम, 105 रुपए मिलेंगे। नेट प्रोसीड्स आपकी जेब में कितने रुपए की आएंगी सर, 105 रुपए मिलेंगे, लेकिन 2 रुपए फ्लोटेशन के कट जाएंगे, मतलब हमारी जेब में आते आते 103 ही रह जाएंगे, राइट। और रिडम्पशन कब होगा सर, रिडम्पशन होगा 10 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि आप पेमेंट करोगे 110 रुपए की। लाइफ कितनी है सर, लाइफ है 5 इयर्स की। और सर डिविडेंड कितने रुपए का है, 12% के शेयर्स हैं, तो आपका डिविडेंड जो है वो 12 रुपए का है। यहाँ आप ऐसे करना चाहो तो 12% ऑफ ₹100 कर दो, दैट इज ₹12। अब सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं केपी। केपी क्या हो जाएगा सर, केपी इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो सर आप डिविडेंड दे रहे हो 12 रुपए का, रिडीमेबल वैल्यू जो है वो है 110 की, नेट प्रोसीड्स आ रही हैं 103 की, लाइफ है सर 5 इयर्स की, डिवाइड करिए 110 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा अब आपके पास 12 प्लस 1.4, 7 डिवाइड बाय 5, 1.4 डिवाइडेड बाय
113 डिवाइड बाय 2 नहीं 213 डिवाइड बाय 2 106.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 13.4 डिवाइडेड बाय 106.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 13.4 डिवाइड बाय 106.5 इंटू 100 इसे अपन सॉल्व करेंगे तो सर रिजल्ट निकल कर आएगा 12.58%। अब इसी क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था कि आप इसे IRR से भी सॉल्व करेंगे, ये तो आपका फॉर्मूले तरीके सॉल्व हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम IRR से सॉल्व करें तो क्या होगा सर? अगर आप इसे IRR से सॉल्व करना चाहते हो तो ईयर लिखो, कैश फ्लो लिखो। ईयर 0 में आपके पास कितने रुपए आएंगे? मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ। हमारे पास ईयर 0 में कितने रुपए आएंगे सर? ईयर 0 में आपने 40,000 डिबेंचर इशू करे हैं और आपकी जेब में आए हैं पर शेयर 103 रुपए। 105 पे इशू करे थे लेकिन 2 रुपए का फ्लोटेशन कट गया था, तो 40,000 इंटू 103 आपकी जेब में आए हैं 41,20,000। और ईयर 5 में आप कितना रीपेमेंट करने वाले हो सर? हम इस 40,000 पे 110 रुपए रीपे करने वाले हैं, तो 40,000 इंटू 110 सर 44 लाख रुपीस का आउटफ्लो होगा, राइट। और डिविडेंड आप हर साल कितने रुपए का दोगे सर? डिविडेंड का रेट 12% का है, तो हमारे पास 40,000 डिबेंचर हैं, हर डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है और इसके ऊपर 12% का हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12%, दिस इज 4,80,000। तो ये आपने थोड़ी सी वर्किंग बना ली है अपने सेकंड पार्ट के लिए, राइट। तो अब ईयर 0 में आपके पास आने वाले हैं 41,41,20,000 रुपीस और ईयर 1 to 5 आपकी जेब से आउटफ्लो होगा 4,80,000 रुपीस और 5th ईयर में आपकी जेब से आउटफ्लो होगा 44 लाख रुपीस का, राइट। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया। अब देखो 12.58 मतलब हमारा आंसर 12% के आसपास आ रहा होगा, तो मैंने पीवीएफ फैक्टर उठाया 12% का। ईयर 0 में तो ये 1 ही रहेगा और ईयर 1 to 5 कैलकुलेट करने के लिए अपन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर की, राइट। अच्छा, अब 1 को आप डिवाइड कराएंगे 1.12 से, तो पहले साल का, सर ये क्या किया आपने, 1 को डिवाइड कराएंगे 1.12 से, तो पहले साल का फैक्टर 0.892 आ गया, मेमोरी में डाल दीजिए। 1 साल हो चुका है, इक्वल्स टू 2 साल, इक्वल्स टू 3 साल, इक्वल्स टू 4 साल, इक्वल्स टू 5 साल और 5th ईयर का आ रहा है 0.567 और मेमोरी रिकॉल करके सम फाइंड कर लीजिए। सम आ रहा है 3.6047 है, तो मैं इसे 3.605 कर दे रहा हूं। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। 41,20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 41,20,000 ही आएगा। 4,80,000 का मल्टीप्लाई 3.605 से करूंगा तो मेरे पास 17,30,400 आ जाएगा। 17,30,400 रुपीज़ आ जाएगा और 44 लाख का मल्टीप्लाई अगर मैं 0.567 से करूंगा तो मेरे पास 24,94,800 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि मेरी NPV कितने रुपए की निकलेगी? 24,94,800 प्लस 17,30,400 माइनस 41,20,000। सर ये नेगेटिव का 1,05,200 आ रहा है। सेफर साइड में फिर से 2% का डिफरेंस और ले लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेता हूं अब मैं 14% का, राइट। तो ईयर 0 में तो ये 1 हो जाएगा और इसके बाद हमें 5 साल का लेना है, तो मैं फिर से आपके सामने कैलकुलेटर खोल देता हूं। पहले मेमोरी क्लियर करेंगे
और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कराएंगे 1.14 से, तो 0.877 ये आपका पहले साल का आ गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। लास्ट ईयर का आ रहा है 0.519 और 5 साल का आ रहा है 3.433, राइट। तो अब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करी, 41,20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 41,20,000 ही आएगा। 4,80,000 का मल्टीप्लाई 3.605 से नहीं, 4,80,000 का मल्टीप्लाई 3.433 से करोगे तो आएगा 16,47,840 नेगेटिव का, और 44 लाख का मल्टीप्लाई 0.519 से करोगे आएगा 22,83,600 रुपीज़, ये भी आपका नेगेटिव का। अब इसमें प्लस करिए 16,47,840 और 4120 से माइनस, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव एनपीवी आ रही है 1,88,560, दिस इज पॉजिटिव एनपीवी, राइट। अब मेरे पास लोअर रेट वाली एनपीवी भी आ चुकी है और हायर रेट वाली एनपीवी भी आ गई है। फॉर्मूला लगाते हैं, लोअर रेट एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट। लोअर रेट पे आपने लिया था 12, एनपीवी एट लोअर रेट आ रही थी -1,05,200 डिवाइडेड बाय -1,05,200 माइनस 1,88,560 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 12। ध्यान से देखिए, मैं परसेंटेज अवॉइड करता हूँ, परसेंटेज का साइन मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगा। 12 प्लस 1,05,200 प्लस 188,560 293,760, 1,05,200 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 293,760 माइनस माइनस कट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1,05,200 डिवाइडेड बाय 293,760 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ रहा है मेरे पास 12.716%। और इसे मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा आंसर आ रहा है 12.72% का, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट आंसर 12.58 आ रहा था, मतलब कि बिल्कुल सही आंसर हमारा ये निकला होगा 12.72%। बताइए मेरे बच्चों, मेरे नन्नों, मेरे मुन्नों, बताइए। अरे यार चलो, हमने 5 ईयर लेके सॉल्व कर लिया, आप 10 से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैंने 5 लेके सॉल्व कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन सेम बैनर में आप लोग, मैंने 5 ईयर लेके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 5 ईयर में ये आंसर आ रहा है, और 10 ईयर्स लेके सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। बताइए जी, बताइए जी, क्लियर हुआ बच्चों? आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। जी सर, बिल्कुल बढ़िए, बिना देर करे। देखिए, अभी तक आपने कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, और सब में एक ही तरीके का मेथड था जो आपको फॉलो करना था। मतलब टर्म लोन का एक ही मेथड था, डिबेंचर्स में 2 थे, रिडीमेबल इरिडीमेबल, तरीका एक ही था। इसके बाद प्रेफरेंस में 2 थे, रिडीमेबल इरिडीमेबल, तरीका एक ही था। इसमें आपका जो आउटफ्लो है वो फिक्स्ड है। टर्म लोन में आपको इंटरेस्ट देना होता है, ये आपका फिक्स है। डिबेंचर्स में आपको इंटरेस्ट देना होता है, ये आपका फिक्स है। प्रेफरेंस में डिविडेंड देना होता है, लेकिन डिविडेंड का रेट भी क्या है, फिक्स है। तो पहले वाले जो 3 केसेस आपने करे, इन तीनों केसेस के अंदर जो आपका आउटफ्लो है, जो आपकी कॉस्ट है फंड्स की, वो फिक्स्ड है।
इसलिए उसकी कैपिटल कॉस्ट फाइंड करना आपके लिए क्या था, आपके लिए आसान था। लेकिन जब हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल का रिटर्न जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो अनसर्टेन है, क्योंकि सबसे लास्ट में पेमेंट होनी है और पेमेंट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो हमारे पास कोई एक सिंगल मेथड नहीं है जो हम फॉलो कर सकते हैं। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उसके पास कैसी सिचुएशन है। अगर हमारी कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में है या हम ऐसी कंपनी है जिसकी ये पॉलिसी है कि हम हर साल डिविडेंड सेम देंगे, हमारी ये पॉलिसी है कि हम हर साल डिविडेंड सेम देंगे, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट होगा, तो उस कंपनी को हम डिविडेंड मॉडल यूज करने की सलाह देते हैं। पहला, इफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट, अगर डिविडेंड कांस्टेंट है देन डिविडेंड प्राइस अप्रोच शुड बी यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड अप्रोच मेथड, डिविडेंड अप्रोच मेथड। तो ये मेथड आपको कब लगाना है सर, ये मेथड हमें अप्लाई करना है, अप्लाई किया जाता है व्हेन डिविडेंड टू इक्विटी, डिविडेंड टू इक्विटी इज कांस्टेंट। अच्छा सर, अगर डिविडेंड इक्विटी का कांस्टेंट है तो सर ये एक तरीके से हम समझें कि ये प्रेफरेंस के रूप में हो गए। प्रेफरेंस में भी तो डिविडेंड कांस्टेंट ही होता है, उनको सेम रेट से डिविडेंड मिलता है। तो अगर इक्विटी को भी सेम रेट से डिविडेंड मिल रहा हो तो इक्विटी और प्रेफरेंस में कोई एक तरीके से फर्क तो रह नहीं गया इन द टर्म्स ऑफ आउटफ्लो, इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न। राइट्स अलग अलग है वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोनों की कॉस्ट निकालने का तरीका एक जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी वो निकलेगी D0 अपॉन P0 इंटू 100। सर ये D0 क्या है और P0 क्या है? ये जो आपका D0 है इसे आप बोलते हो डिविडेंड, करंट डिविडेंड। D0 क्या है सर? D0 है आपका करंट डिविडेंड। और P0 क्या है सर? P0 है आपका करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। और अगर आप न्यू इश्यू कर रहे होंगे, और अगर आप न्यू इश्यू कर रहे होंगे, और इन केस ऑफ न्यू इश्यू, आप नया शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो न्यू इश्यू के लिए P0 का मतलब क्या हो जाएगा? नए इश्यू के लिए P0 का मतलब हो जाएगा जो आपका इश्यू प्राइस है माइनस जो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। बात समझा? मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप करंट मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप नए इश्यू की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो आप इश्यू प्राइस को पकड़ेंगे और उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे आप क्या बोलेंगे? P0। ठीक है। अगला जो अप्रोच आता है वो होता है अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या होता है सर? ऐसी कंसर्न जहां पर डिविडेंड तो फिक्स नहीं है लेकिन कंपनी की अर्निंग्स फिक्स्ड है, वो हर साल सेम अर्निंग्स अर्न करती है, तो ऐसे केस में कंपनी अर्निंग प्राइस अप्रोच इस्तेमाल करती है। किसके लिए? अर्निंग प्राइस अप्रोच इस्तेमाल करती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करने के लिए। इफ द अर्निंग पर शेयर EPS is expected to be constant then earning price approach should be used। तो अगर आपका EPS कांस्टेंट है, अगर आपका EPS कांस्टेंट है, अगर आपका EPS अर्निंग प्राइस मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड ये कब अप्लाई होगा सर? ये अप्लाई होगा when EPS is constant।
EPS constant, and for calculating KE, dividend policy is ignored and cost is identified on the basis of EPS। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी जो अर्न करेगी वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, वो कुछ रिटेन तो करेगी, लेकिन जब हम अर्निंग प्राइस मेथड लगाते हैं तो हम डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी को क्या कर देते हैं सर? डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी को अपन इग्नोर कर देते हैं कि हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं। हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ EPS, यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बनेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KE इज इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS इंटू 100। EPS आप समझते हैं, EPS क्या है सर? EPS है अर्निंग्स पर शेयर। EPS is earnings per share and MPS का मतलब आप समझते हैं, MPS का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने इसी को क्या बोला था? आपने इसी को P0 बोला था। जीरो का मतलब करंट ईयर, P0 का मतलब, जीरो का मतलब होता है करंट ईयर, अभी इसी वक्त। तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसे बोलते हैं P0, अभी का जो प्राइस है, राइट। इसके बाद अगर आपका जो कंपनी है वो ग्रोथ स्टेज में है, आपका अर्निंग्स ग्रो कर रहा है, आपका डिविडेंड ग्रो कर रहा है, आपका प्राइस ऑफ द शेयर ग्रो कर रहा है, तो उस केस में आप ग्रोथ मॉडल लगाते हो, आप ग्रोथ मॉडल लगाते हो। तीसरा मॉडल आ गया आपके सामने, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये कब लगाया जाता है सर? ये अप्लाई किया जाता है जब कंपनी इज गेटिंग कांस्टेंट ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है? जैसे कंपनी हर साल 10% से ग्रो कर रही है, तो ग्रोथ का रेट फिक्स है। ऐसा नहीं कि कंपनी 10% से इस साल ग्रो कर रही है, अगले साल 12% से ग्रो करेगी, फिर 15% से ग्रो करेगी, फिर 8% से ग्रो करेगी, फिर 6% से ग्रो करेगी, वो नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए। अगर कांस्टेंट ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है, अगर कांस्टेंट ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है, तभी आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाओगे। और इस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का एक और नाम है, इसे हम गॉर्डन्स मॉडल भी बोलते हैं। गॉर्डन्स मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर गॉर्डन ने हमको ये मॉडल दिया था, इसलिए इसे हम गॉर्डन्स मॉडल भी बोलते हैं। ये कब अप्लाई करा जाता है? व्हेन कंपनी इज गेटिंग अ कांस्टेंट ग्रोथ। अब कांस्टेंट ग्रोथ मिल रही है तो कंपनी का जो अर्निंग्स होगा वो भी ग्रो करेगा, कंपनी का जो अर्निंग्स होगा वो भी ग्रो करेगा, कंपनी का जो डिविडेंड होगा वो भी ग्रो करेगा, और कंपनी का जो प्राइस होगा वो भी ग्रो करेगा। और ग्रो किस रेट से करेगा सर? कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगा। मैं यहां पे ग्रोथ के साथ रेट ऐड कर देता हूं कि हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ रेट अवेलेबल है, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला होगा KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G, D1 अपॉन P0 प्लस G, राइट। या फिर मैं अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करवा दूं तो इसे आप इस तरीके से लिखिएगा, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G, ठीक है। अच्छा सर, इसमें D1 क्या है सर? इसमें D1 क्या है? गॉर्डन्स कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, गॉर्डन्स कहते हैं
कि शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज कितना डिविडेंड दिया है। शेयर होल्डर यह सोच के तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएगा कि उसे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। बात समझो, अगर मान लो मिस्टर एक्स हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है, ये सोच रहे हैं मुझे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है आज 26 दिसंबर 2020 को, ये सोच रहे हैं कि मुझे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना है, और आज रिलायंस का जो एक शेयर है वो सपोज कर लो 2200 रुपए का है, और आज कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है, आज जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है या जो लास्ट डिविडेंड कंपनी ने पे किया है, वो लास्ट डिविडेंड था मान लो 150 रुपए का। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150 रुपए का डिविडेंड दिया है लास्ट। तो मिस्टर एक्स ये 150 रुपए देखकर पैसा लगाएंगे कि वो ये सोच के पैसा लगाएंगे कि कंपनी अगले साल कितना डिविडेंड देगी। क्योंकि मैं अगर आज पैसा लगा रहा हूं तो मुझे 150 रुपए थोड़ा ना मिलने वाले हैं। 150 रुपए तो कंपनी ने बांट दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मैं तो कंपनी में आज एक नया शेयर होल्डर के रूप में आऊंगा ना, तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो अगला वाला मिलेगा। तो मैं कंपनी से नेक्स्ट डिविडेंड एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे अगला डिविडेंड कितना मिलने वाला है। इसीलिए गॉर्डन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग या कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालनी है तो वो आप करंट डिविडेंड के बेसिस पे मत निकालो, आप उसे एक्सपेक्टेड डिविडेंड के बेसिस पे निकालो। तो D1 क्या होगा सर? D1 का मतलब होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 का मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसको आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल सकते हो या फिर आप इसे नेक्स्ट डिविडेंड का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास सर? ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड और नेक्स्ट डिविडेंड, राइट? हाँ सर। इसके बाद सर ये D1 क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? अगर गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं होगा तो ये कैसे निकाला जा सकता है? D1 जो होगा वो होगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। जैसे मान लो रिलायंस जो है वो 10% के ग्रोथ रेट पे है, रिलायंस जो है वो 10% के ग्रोथ रेट पे है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि अगला डिविडेंड कितना होगा। सर अगला डिविडेंड होगा 150 कंपनी ने इस साल दिया था, कंपनी 10% से ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी अगला डिविडेंड 15 रुपए बढ़ा कर देगी, 165 रुपए का डिविडेंड आएगा। उसके अगले साल कंपनी कितना डिविडेंड देगी? 165 प्लस 16.5, कंपनी 181.5 का डिविडेंड देगी। तो अगर कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे है, तो इन्वेस्टर अपने फ्यूचर के रिटर्न्स को क्या कर सकता है? डिटरमिन कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो उसी के बेसिस पे अपनी कॉस्ट डिटरमिन करेगा। तो आपका D1 क्या हो जाएगा? D1 होगा D0 मतलब 150 1 प्लस जी का मतलब 10% का ग्रोथ रेट। तो आपका जो अगला डिविडेंड आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 165 का आएगा। अच्छा सर जी का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया, ग्रोथ रेट। सर क्या ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगी? बच्चे हो सकता है गिवन हो, और अगर मान लो ना हो तो ग्रोथ रेट को भी आइडेंटिफाई करने का गॉर्डन ने एक तरीका बता दिया। गॉर्डन कहते हैं जी जो होगी वो होगी B इंटू आर। जी जो होगी वो क्या होगी? B इंटू आर। अच्छा सर यहां पे B का क्या मतलब है? और R का क्या मतलब है? यहां पर B का मतलब है मेरे बच्चे रिटेंशन परसेंटेज। सर ये रिटेंशन परसेंटेज क्या होती है? मैं लिखता हूं यहां पर कितना पैसा या कितनी अर्निंग्स कंपनी ने रिटेन कर ली, उसे अपन क्या बोलेंगे? रिटेंशन परसेंटेज। ठीक है, और आर का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमा लेती है, इसे बोलते हैं आर। तो रिटेंशन रेशियो का जब मल्टीप्लिकेशन आर से होगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ग्रोथ आ जाएगी। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। मान लो कंपनी जो है वो ईपीएस अर्न करती है 10 रुपए का, ठीक है ना। कंपनी जो है वो ईपीएस अर्न करती है 10 रुपए का, और कंपनी इस 10 में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 6 रुपए का, और कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है 4 रुपए, ठीक है। कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है 4 रुपए। अब कंपनी की जो अर्निंग पावर है, कंपनी का जो रिटर्न है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा कंपनी ने लगाया हुआ है, उस पैसे पे कंपनी को रिटर्न मिलता है मेरे बच्चे, मान लीजिए 20% का। 20% का, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए और ठीक कर देता हूं। ये हो गया 100, 10 को मैं 100 कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसान हो जाए। मान लीजिए कंपनी जो है वो अर्न करती है 100 रुपए और 60 रुपए का डिविडेंड देती है, 40 रुपए रिटेन कर लेती है, और कंपनी अपने पैसे पे 20% का, कंपनी अपने पैसे पे 20% का रिटर्न कमाती है। तो जरा एक बात सोच के बताओ, कंपनी ने अगर ये 40 रुपए बिजनेस में रख लिए, कंपनी ने अगर ये 40 रुपए बिजनेस पे रख लिए, तो कंपनी इस 40 रुपए पे कितना रिटर्न कमाएगी? मेरी बात आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए कमाए, और उस 100 रुपए में से कंपनी ने 60 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, 40 रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। तो जो पैसा रिटेन कर लिया वो कहां पड़ा हुआ है? सर जो पैसा कंपनी ने रिटेन कर लिया वो बिजनेस में लगा हुआ है। जो पैसा कंपनी ने रिटेन कर लिया वो पैसा कहां लगा हुआ है? सर वो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, और कंपनी अपने पैसे पे 20% का रिटर्न बनाती है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 40 रुपए कंपनी ने बिजनेस में रख लिए, इस 40 रुपए पे कंपनी ने कितने रुपए बनाए होंगे? रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होंगी? जो पैसा हमने बिजनेस में रख लिया, उस पैसे पे हमने कितना रिटर्न बनाकर दिया होगा? बताइए। इंदू जी कह रही है सर 8 रुपए बना के दिया होगा। इंदू जी कह रही हैं 8 रुपए बना के दिया होगा। बाकी बच्चों आपको क्या लगता है कितने रुपए बना के दिए गए होंगे? अवलीन जी भी कह रही हैं सर 8 रुपए बना के दिए गए होंगे। ये आपने 8 रुपए कैसे निकाला? सर कंपनी ने जो 40 रुपए अपने पास रख लिए हैं, कंपनी ने जो 40 रुपए अपने पास रख लिए हैं, इस 40 रुपए पे कंपनी ने 20% का रिटर्न बनाया होगा, यानी कि कंपनी ने 8 रुपए का रिटर्न बनाया होगा। यानी कि कंपनी ने 8 रुपए का रिटर्न बनाया होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कंपनी ने 8 रुपए का रिटर्न बनाया होगा। मेरी ग्रोथ कितनी हो गई? मेरी ग्रोथ कितनी हुई? सर कंपनी ने 100 रुपए कमाए थे, 100 रुपए पे हमको 8 रुपए और बना के दे दिए। कंपनी ने 100 रुपए ये कमाए थे और कंपनी ने 8 रुपए ये और कमा लिए, मतलब कि कंपनी ने कितने परसेंट की ग्रोथ की? 8/100 इंटू 100, कंपनी ने 8% की ग्रोथ की। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इस तरीके से नहीं करना। गॉर्डन ने क्या कहा? गॉर्डन कहते हैं आप ये पता करो कि कंपनी का रिटेंशन परसेंटेज कितना है। कंपनी का रिटेंशन परसेंटेज कितना है? तो जरा मुझे बताएंगे कि रिटेंशन परसेंटेज हमारा कितना है? कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है और 40 रुपए रख लेती है, तो कंपनी का रिटेंशन परसेंटेज कितना है? सर ये तो आसानी से दिख रहा है ना कि कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है और 60 रुपए बांट देती है तो 60% का पे आउट करती है, और वो 40% क्या करती है? रिटेन करती है। 60% का वो पे आउट करती है और 40% सर वो रिटेन करती है। ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया?
बी मल्टीप्लाइड बाय आर। बी यहां पर क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन कितना हो रहा है, 40% का। रिटर्न कितना कमाती है कंपनी, 20% का। 40% का मल्टीप्लाई 20% से करेंगे, आपके पास ग्रोथ कितनी निकल कर आ जाएगी, 8%। तो ये 8% कैसे आई, ये मैंने आपको समझाया कि कंपनी ने इस 40 रुपए पे 20% के हिसाब से बनाया होगा, 8 रुपए बनाए होंगे, तो 100 रुपए को उन्होंने 8 रुपए और बढ़ा दिया। 100 रुपए को उन्होंने 8 रुपए और बढ़ा दिया, यानी कि ग्रोथ कितनी कर दी, ग्रोथ कर दी उन्होंने 8% की। आपको जो ध्यान में रखनी है बात, वो ये वाली रखनी है। बोलिए जी। मैंने 3 फंडे आपके सामने अभी रखे, 3 फंडे मैंने आपके सामने अभी रखे कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन करने के। पहला फंडा था डिविडेंड अप्रोच मॉडल। ये डिविडेंड अप्रोच मॉडल हमें कब लगाना होता है सर, ये डिविडेंड अप्रोच मॉडल हमें तब लगाना होता है जब कंपनी का डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट होता है। तो जब डिविडेंड पे आउट कांस्टेंट होगा तो आप डिविडेंड अप्रोच मेथड लगाएंगे। डिविडेंड अप्रोच मेथड कहता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगी वो होगी D0 अपॉन P0 इंटू 100। D0 का मतलब करंट डिविडेंड, P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस। और कंपनी की अगर हमें नए इशू की कॉस्ट निकालनी है तो उस केस में अपन क्या पकड़ेंगे सर, उस केस में अपन इशू प्राइस को पकड़ेंगे और इशू प्राइस में से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे। इसके बाद अगला मेथड हमारे पास आया अर्निंग प्राइस मेथड। अर्निंग प्राइस मेथड में क्या होता है सर, जब हमारा ईपीएस कांस्टेंट होता है तो उस केस में हम अर्निंग प्राइस मेथड लगा सकते हैं। और जब हम अर्निंग प्राइस मेथड लगाते हैं तो हम कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है उसे इग्नोर कर देते हैं, मतलब कंपनी कितना पे आउट कर रही है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंपनी की कॉस्ट जो निकालते हैं वो ईपीएस के बेसिस पे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। इसके बाद गॉर्डन भाई साहब आए और गॉर्डन भाई साहब कहते हैं कि अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में है और उनके पास कैसा ग्रोथ है, उनके पास कैसा ग्रोथ है, उनका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। अगर ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट कर रहा है तो गॉर्डन मॉडल नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल देता हूं, नोट डाल दो कहीं पर, नोट नोट। नोट, अगर आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, तो उस केस में गॉर्डन मॉडल नहीं लगता। गॉर्डन मॉडल एप्लीकेबल ही तब होगा जब आपकी ग्रोथ रेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इन्होंने ग्रोथ रेट के लिए फॉर्मूला क्या बताया, इन्होंने कहा कि सर करंट डिविडेंड को यूज मत करो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड को यूज करो। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड को P0 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ग्रोथ जो है वो हमने ऐड कर दी। हमारे पास क्या निकल कर आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। अब इसने बताया कि D1 कैसे निकलेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट डिविडेंड, D0 का मतलब क्या हो सकता है सर, D0 का मतलब हो सकता है कि ये आपका करंट डिविडेंड है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपका लास्ट डिविडेंड है। ठीक है, तो D0 को पकड़ोगे, D0 को पकड़ोगे और उसका मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस जी से कर दोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकल कर आ जाएगा। और ग्रोथ अगर क्वेश्चन में दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो आप फाइंड कर सकते हो। जी जो होगा वो B मल्टीप्लाई बाय आर होगा। बी से हमारा मतलब क्या है सर, बी से हमारा मतलब है रिटेंशन परसेंटेज से, कि हमने कितना पैसा कंपनी में रिटेन कर लिया है। और इसका मल्टीप्लाई अपन किससे करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई अपन करा देंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। बोलिए मेरे बच्चों, तीनों मेथड्स आपको क्लियर हुए तो मैं इसके क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको। तीनों मेथड अगर आपको क्लियर हुए तो मैं आप लोग को क्वेश्चन कराना चाहूंगा। ठीक, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड पेज अ डिविडेंड ऑफ रुपीज
10 per share every year, 10 per share every year on his share of rupees 25 each. Current market price of share is rupees 70 each and company is in 30% tax bracket. Calculate KE. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? सर एक्स लिमिटेड है, वो 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देता है हर साल अपने शेयर्स पे, और इसके शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए की है? सर ये 25 रुपए की फेस वैल्यू है। ये जो यहां पर आपको 25 रुपीज दिया हुआ है, ये 25 रुपीज क्या है? सर ये 25 रुपीज फेस वैल्यू है, राइट। और इस समय जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 70 रुपए का चल रहा है। आपको बताना है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। अच्छा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये खुद जज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फैक्ट्स समझना पड़ेगा और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। सर इस क्वेश्चन में अर्निंग्स नहीं गिवन है तो अर्निंग प्राइस मेथड नहीं लग सकता है। इस क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं गिवन है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी नहीं लग सकता है। डिविडेंड गिवन है और प्राइस गिवन है, मतलब हम डिविडेंड अप्रोच मेथड लगा सकते हैं। तो केई जो होगा वो होगा D0 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। D0 आपके पास कितने रुपए का है? सर कंपनी जो है वो 10 रुपए का डिविडेंड देगी, कितने रुपए पे? 70 रुपए पे इंटू 100। तो 10 अपॉन 70 इंटू 100, 10 अपॉन 70 इंटू 100, 14.285%, और यू कैन से इट इज 14.29%। सर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और वो सवाल ये है कि सर अगर कंपनी ने 25 रुपए लिए हैं, कंपनी ने अगर 25 रुपए लिए हैं और वो 10 रुपए का डिविडेंड देती है, तो करंट भाव कुछ भी हो, करंट भाव कुछ भी हो, आप उसको करंट प्राइस पे क्यों निकाल रहे हो? मतलब मान लो आप कंपनी हो और कंपनी को रिसीव कितने हुए हैं? अगर आप कंपनी हैं और कंपनी ने रिसीव करे हैं कंपनी ने रिसीव करे हैं 25 रुपए और कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है 10 रुपए का, तो सर कंपनी की तो जेब में 25 रुपए ही आए हैं ना, तो आप कॉस्ट 25 रुपए पे निकालो ना। आप कॉस्ट को 70 रुपए पे क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो? 70 तो मार्केट में भाव चल रहा है, हमें मार्केट से क्या लेना है? हमारी जेब में 25 आए, हम 25 रुपए के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 10 रुपए इस 25 के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरे बच्चे ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लेंडर है। अब लेंडर कौन है? सर लेंडर डिबेंचर होल्डर है, लेंडर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, लेंडर बैंक है, लेंडर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो अगर मैं रिलायंस कंपनी का शेयर आज खरीदूंगा तो मुझे आज वो 25 रुपए का थोड़ा ना मिलेगा। मैं अगर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो वो मुझे आज 70 रुपए का मिलेगा और कंपनी मुझे 10 रुपए जो देगी वो इस 70 पे देगी। कंपनी जो मुझे 10 रुपए देगी वो इस 70 रुपए पे देगी। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो करंट प्राइस पे निकलेगी। कंपनी ने पीछे वो शेयर कितने का इशू किया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन रखूंगा वो आज के भाव पे रखूंगा कि आज इसके शेयर का भाव ये चल रहा है, वो इस शेयर के प्राइस पे मुझे कितने का रिटर्न दे रही है। तो हमें जो एग्जिस्टिंग
डेप्ट है, सॉरी, जो हमारा एग्जिस्टिंग अमाउंट है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें यह मतलब है कि इसका मार्केट में भाव कितने रुपए का चल रहा है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल रहे हैं? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर का मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर से है। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर का मतलब किससे है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर से है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी मेरे को 14% का रिटर्न दे, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी मेरे को 14% का रिटर्न दे, तो जितना रिटर्न मुझे चाहिए, जितना रिटर्न मुझे चाहिए वही कंपनी को मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं कंपनी में पैसा लगाऊंगा। अगर वो मुझे उतना रिटर्न नहीं दे पाएगी तो मैं कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन कंपनी बियर करेगी वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 10 रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं और आप मुझे 10 रुपए देते हो, तो वो 10 रुपए आपके लिए क्या है? कॉस्ट। मेरे लिए क्या है? रिटर्न। तो जो शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, जो शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, वही कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट है। क्योंकि कंपनी अगर शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगी तो कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो जो लेंडर कंपनी से एक्सपेक्ट करता है और कंपनी उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करती है, वो एक्सपेक्टेशन रिटर्न कहलाती है लेंडर के लिए, और वो एक्सपेक्टेशन कॉस्ट कहलाती है कंपनी के लिए। बात समझे? तो हम कंपनी से इस 70 रुपए पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस 70 रुपए पे हमें क्या देगी, क्योंकि करंट भाव, करंट रेट कंपनी का 70 है, ना कि 25। लॉजिक समझा? ये 25 रुपए वो है जब पहले शेयर कभी इशू किया गया होगा, या उस शेयर की 25 रुपए कीमत रही होगी। लेकिन शेयर होल्डर जो एक्सपेक्टेशन निकालेगा वो किस पे निकालेगा? 70 रुपए पे, क्योंकि वो आज कंपनी को 70 रुपए दे रहा है। बोलो मेरे बच्चे, यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? यहां तक मेरी बात क्लियर हुई जो मैंने बोली अभी, कि क्यों हम 25 को कंसीडर नहीं करते हैं और क्यों हम 70 को कंसीडर कर रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एक्स लिमिटेड है, इसका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन है 10 लाख रुपए। इस कंपनी के पास 10% डिवेंचर्स हैं, 20 लाख रुपए के। इस कंपनी के पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, और इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, जिनका करंट मार्केट प्राइस इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है ₹175 का। कंपनी का जो टैक्स रेट है, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो है 40% का। आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी। आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस क्वेश्चन में कितने रुपए की या कितने परसेंट की होगी। अब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए। क्या आपको यह बताया जा रहा है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? क्या क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट गिवन है? सर ना तो हमें क्वेश्चन में कितना डिविडेंड दिया जा रहा है ये बताया जा रहा है,
ना हमें यह बताया जा रहा है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी है। इसका मतलब डिविडेंड मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये दोनों एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। हमें इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपने अर्निंग्स के बारे में बता दिया है, हमें अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में बता दिया है, हमें प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी के बारे में बता दिया है। हम इधर से कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे हम ईपीएस तक पहुंच जाएं। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है जिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम ईपीएस तक पहुंच सकते हैं। आपको ईबीआईटी कंपनी ने दे दिया है कि 10 लाख रुपए का है। अब मैंने आपको स्टेटमेंट सिखाई थी और मैंने आपको बताया था ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। कंपनी के पास 20 लाख रुपीस के डिवेंचर हैं और इन डिवेंचर पे 10% का इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि 2 लाख रुपए का। 10 में से 2 लाख चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 लाख रुपए। दिस इज व्हाट, दिस इज योर अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स चला जाएगा, 40% का टैक्स है, 40% का टैक्स है। तो आप 8 लाख का 40% निकालेंगे तो आएगा आपके पास 3,20,000 रुपीज। 8 में से 3,20,000 चला जाएगा सर, आपके पास बचेगा 4,80,000 रुपीज। ये आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई है। और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। हमारे पास 10 लाख के प्रेफरेंस हैं जिनको हमें 12% का डिविडेंड देना होता है, यानी कि 1,20,000। दैट मीन्स हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितने रुपए की आ गई है, 3,60,000 रुपए की। और इस अर्निंग्स फॉर इक्विटी को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करवा दें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं, 10,000। इस 3,60,000 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करवा दें तो सर हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर निकल आएंगी और अर्निंग्स पर शेयर आ रही है सर 36 रुपीज की। हमारे पास ईपीएस निकल आया है 36 रुपए का, अर्निंग पर शेयर आ गई है आपके पास 36 रुपीज की। तो सर अब अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमें ईपीएस की जरूरत है, हमें एमपीएस की जरूरत है। ईपीएस हमारे पास आ गया है 36 रुपीज का, मार्केट में इसका भाव चल रहा है 175 का, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 36 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है 20.57%। तो 20.57% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलकर आ गई है। राइट? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको पहले सिखाया जा चुका है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। बोलो बच्चों, कोई डाउट है इसमें आपको? ठीक। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज इन अबव क्वेश्चन, सपोज इन अबव क्वेश्चन कंपनी pay out 70% of its earning. Company pay out 70% of its earning. Calculate cost of equity as per dividend model. अगर कंपनी 70% पे आउट कर देती है तो डिविडेंड मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आएगी? आपके हवाले, आपके हवाले। अगर डिविडेंड मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और कंपनी 70% अर्निंग का पे आउट कर देती है तो बताइए
कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने रुपए की आएगी। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने रुपए का आएगा। बोलिए बच्चा पार्टी, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल कर आएगा। सर अगर कंपनी 70% का पे आउट कर देगी तो हमारा जो डिविडेंड होगा वो हो जाएगा ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पे आउट। ईपीएस हमने कमाया है 36 रुपए का और 36 रुपए का 70% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो 36 का 70% अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट मीन्स कंपनी ने 25 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड दिया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होगा D0 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि 25.20 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 175 का था इंटू 100। तो 25 रुपए 20 पैसा डिवाइड बाय 175 इंटू 100, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आएगा इक्विटी का वो आएगा 14.40%। 14.40% का आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगा। अवलीन, मैं आपसे कह रहा था कि अगर कंपनी 70% पे आउट करती है, पे आउट का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने जो कमाया उसका 70% उसने पे आउट कर दिया। किसको पे आउट करेगी सर? जब भी ये पे आउट की बात आएगी मतलब कि यहां पर इक्विटी की बात चल रही है कि ये पे आउट किसको हुआ है, कि ये इक्विटी को पे आउट हुआ है। ये पे आउट किसको हुआ है सर? ये पे आउट इक्विटी को हुआ है, राइट। तो अगर कंपनी ने 36 रुपीस अर्न किए हैं, कंपनी का ईपीएस कितने रुपए का आया है? 36 रुपीस का। कंपनी ने अगर 36 रुपीस अर्न करे हैं और उसमें से 70% उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पे आउट कर दिया है, मतलब उन्होंने डिविडेंड कितने रुपए का दे दिया होगा? 36 रुपए कमाए और 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी कि 25 रुपए 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। 25 रुपए 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड मॉडल से क्या बोलती है? D0 अपॉन P0 इंटू 100। D0 है 25 रुपए 20 पैसे, P0 है 175, आंसर आ जाएगा 14.40। बोलिए अवलीन जी, दुविधा दूर हुई आपकी? अवलीन बेटा, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। X लिमिटेड पेड ₹4 per share dividend, paid ₹4 per share dividend on his share of ₹10 each. Current market price of share is ₹75 each। 75 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कंपनी
is growing at a constant rate of 8%. Calculate K. कंपनी ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है. कंपनी पेड ₹4 पर शेयर डिविडेंड. इसका मतलब जो करंट डिविडेंड है, जो करंट डिविडेंड है, यानी कि सर जो D0 है वो है आपका ₹4. जो आपका करंट डिविडेंड है वो है सर ₹4. राइट. आपका क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है कि कंपनी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है और वो है आपका 8% का. और क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो है ₹75 का. मार्केट प्राइस कितने रुपए का है? 75 का. राइट. और क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें गॉर्डन्स मॉडल लगाना है. क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मॉडल इस क्वेश्चन पे सूट कर रहा है. तो सर हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G. राइट. अब सर हमारे पास क्वेश्चन में G गिवन है, D0 गिवन है, P0 गिवन है, लेकिन हमें D1 नहीं दिया हुआ है. तो D1 हम फाइंड कर लेंगे. D1 हो जाएगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.08, दैट विल बी इक्वल्स टू 4.32. दैट विल बी इक्वल्स टू 4.32. राइट जी. अब सर इधर अगर आप पुट करेंगे तो के हो जाएगा 4.32 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस चल रहा है 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8%. 4.32 डिवाइडेड बाय 75, 4.32 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100. तो आप इधर फाइंड करेंगे तो आएगा 5.76% प्लस 8%. टोटल कर देंगे, टोटल आ जाएगा 13.76%. बोलिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, एक बार देखिए और अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए मेरे से. एक्स लिमिटेड ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, यानी कि ये करंट डिविडेंड है. पेड लिखा हुआ है मतलब कि दे चुका है. इस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर था, मतलब वो उसकी फेस वैल्यू रही होगी. करंट मार्केट प्राइस जो है वो 75 रुपीज का है और कंपनी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है 8% से. आपको के फाइंड करना था. क्वेश्चन में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी. क्वेश्चन में D1 नहीं गिवन था, तो हमने D1 का फॉर्मूला पुट करके D1 आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसे के के फॉर्मूले में पुट कर दिया. बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी. आई होप यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 है, आई थिंक आज का ये 5 है. एग्जाम्पल नंबर 5. ठीक है, मैं जितने एग्जाम्पल करा रहा हूं इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में फेयर करके रखेंगे. इन्हें भी आप लोग अपनी कॉपी में फेयर करके रखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखिएगा. वाई लिमिटेड pays a dividend of ₹10 per share. Pays a dividend of ₹10 per share. P0 आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹95 और क्वेश्चन में आपको G गिवन है. क्वेश्चन में आपको G गिवन है, मान लीजिए 10%. क्वेश्चन में G गिवन है 10%. आपको फाइंड करना है K. फाइंड करना है आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फाइंड K. वाई लिमिटेड 10 रुपए
पर शेयर का डिविडेंड पे करती है, P0 है 95 का और G है आपके पास 10% का। चलिए फटाफट से मेरे को बता दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। हाँ जी आ गया 21.57%। इंदु जी कह रही हैं सर 21.57% आएगा। ट्वेंटी 1.57% इंदु जी कह रही हैं। बाकी बच्चे अवलीन सुप्रीत आप क्या कहना चाहेंगे? अवलीन सुप्रीत 21.57%। अच्छा मतलब मेरा आपको क्वेश्चन देना सफल हो गया। ध्यान से अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखें तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया था पेड, दिख रहा है? मैंने यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है पेड और इस क्वेश्चन में मैंने वर्ड यूज किया है पेज। दोनों में कुछ फर्क है? दोनों में कुछ फर्क है? सर पेड का मतलब दे चुके हैं, पेड का मतलब दे चुके हैं और हम क्या दे चुके हैं? हम डिविडेंड दे चुके हैं, ठीक है ना? मूवी आई थी ना हम दिल दे चुके, तो यहां पे कंपनी कह रही है हम डिविडेंड दे चुके। तो जब वर्ड पेड मिले तो पेड का मतलब क्या हुआ कि हम डिविडेंड दे चुके हैं, मतलब कि सर ये आपका लास्ट डिविडेंड है, मतलब कि सर ये आपके लिए D0 है। लेकिन अगर आपको वर्ड दिखाई दे पेज, पेज का मतलब कि सर हम देते हैं, पेज का मतलब क्या हुआ कि सर हम डिविडेंड देते हैं। अब देते हैं का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट बात चल रही है कि हम आपको 10 रुपए का डिविडेंड देते हैं, मतलब कि जो अगला डिविडेंड भी आएगा वो कितने रुपए का आएगा? जो अगला डिविडेंड भी आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 10 रुपए का। यहां पे पेस का मतलब D0 नहीं है, यहां पे पेस का मतलब क्या हो गया? D1 हो गया। यानी कि कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देगी, कंपनी का ग्रोथ रेट 10% का है, कंपनी का प्राइस 95 रुपीस का है, करना कुछ नहीं है सर D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस G कर दीजिए, यानी कि 10 अपॉन 95 इंटू 100 प्लस 10%, यानी कि आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 10.53%। 10.53% में 10% की ग्रोथ ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 20.53%, हो जाएगा 20.53% का। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, जे लिमिटेड ने
पे किया है लास्ट डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो है ₹120 ईच। कंपनी का पे आउट रेशियो जो है वो है 60% का, और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम भी है, मैं वो भी लिख देता हूं, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को हम IRR भी बोलते हैं। IRR का मतलब क्या होता है? अवेलेबल रिटर्न। IRR का मतलब क्या होता है? अवेलेबल रिटर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अवेलेबल रिटर्न। अवेलेबल रिटर्न मतलब IRR, ठीक है। ये है आपका 15% का, ये है आपका 15% का। आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको लास्ट डिविडेंड दिया गया है 10 रुपए का। लास्ट डिविडेंड का मतलब हो गया सर ये हमें जो दिया हुआ है वो D0 दिया हुआ है आपने। हमें क्वेश्चन में आपने मार्केट प्राइस दिया हुआ है P0। हमें क्वेश्चन में आपने पे आउट रेशियो दिया हुआ है 60% का, और आपने हमको बताया है कि हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% का है। आपने क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दी है, लेकिन ग्रोथ कैलकुलेट करने का जुगाड़ दे दिया है। जी का फॉर्मूला होता है B इंटू आर। जी का फॉर्मूला होता है B इंटू आर, और B का मतलब होता है सर रिटेंशन परसेंटेज। B का मतलब होता है रिटेंशन परसेंटेज। सर कंपनी अगर 100% कमाती है और 60% पे आउट कर देती है, इसका मतलब कंपनी का जो रिटेंशन परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा? सर कंपनी अगर 100% कमाती है और 60% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसका मतलब कंपनी 40% रिटेन कर लेती है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सर आपने 15% दे रखा है, इसका मतलब ग्रोथ कितनी हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी 40% मल्टीप्लाइड बाय 15%, यानी कि आपके पास जी जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा 6% का। जी आपके पास जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 6% का, राइट। अब आप D1 फाइंड कर लेंगे। D1 कैसे निकलेगा? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। अब D0 जो आपको दिया हुआ है वो 10 रुपए का दिया हुआ है। 10 रुपीज का मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.06 से, तो 10 में अगर आप 6% ऐड कर देंगे तो अगला डिविडेंड आएगा आपके पास 10 रुपीज 60 पैसे का। अब आपके पास सभी फैक्टर्स अवेलेबल हैं। KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस G। D1 आपको गिवन है 10.60, P0 आपको गिवन है सर, आपको क्वेश्चन में P0 गिवन था 120 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय 100, और कंपनी का ग्रोथ रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 6% का। तो 10.60 को सर आप डिवाइड कराओ 120 से, ये आएगा 8.833333, और इसमें प्लस करा दीजिए 6%, तो टोटल रिजल्ट जो आएगा आपके पास आएगा वो 14.83% का निकल कर आ जाएगा। बोलिए बच्चा लोग, बच्चा लोग क्लियर हुआ है मेरी बात आपको? जी जी इंदु जी, बिल्कुल सही सॉल्व किया है आपने। बताइए क्लियर हुआ फंडा? चलिए वेरी गुड, आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, और आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क पे देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 आपके होमवर्क पे है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर
11 to क्वेश्चन नंबर 15, 11 to क्वेश्चन नंबर 15 आर ऑन होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग की ट्यूसडे को होगी, सेम टाइम अराउंड 8:45। ठीक है, अराउंड 8:45, इससे पहले हो नहीं पा रही है। ठीक है, अभी कुछ दिनों तक मैंने आप लोगों से बोला था कि वीक में 4 क्लासेस होंगी, तो मैं 4 क्लासेस पे पहुंच जाऊंगा, बस एक आध दिन का मुझे समय और दीजिए। ये थोड़ा दिसंबर में रिटर्न फाइलिंग वाला काम जो है वो चल रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस का काम भी है अपने पास। तो ये रिटर्न फाइलिंग वाला काम हो जाए और उसके बाद 31 दिसंबर के बाद अपन प्रॉपर पेस पकड़ लेंगे एग्जाम के लिए, राइट। तो फ्रॉम आफ्टर 31 दिसंबर हमारी 4 डेज अ वीक वाला जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा थोड़ा पेस आप लोग भी पकड़ेंगे, थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे आप इस सब्जेक्ट से, तो आपको भी मजा आएगा, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें आप लोग के साथ नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।